हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का पेपर 1 हमारा, ठीक है, जो कि क्या है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी। ठीक है, ये हमारी पेपर 1 है का नाम है। ठीक है, और हम पेपर 1 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पेपर 1 के अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। तो जैसे इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविस्टिक। तो फर्स्ट के अंदर तो हम मैटर से रिलेटेड की इलास्टिसिटी, रिजिड बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये पढ़ेंगे। सेकंड के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैस से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, उनमें कैसा क्या मोशन होता है, स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पढ़नी है। थर्ड के अंदर हमारे रिलेटिविस्टिक पढ़ना है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक। तो हम टाइम ना गवाते हुए हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा पेपर 1 जो है उसका जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे कि हमारा सिलेबस क्या है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस बेटा आपका ये है। आपको करना है यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन। जैसे आपने बेंडिंग ऑफ मोमेंट, जो बीम है, बेंडिंग ऑफ बीम, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे आपने यंग मॉडुलस निकाला था। ठीक है, तो वो जो है वो एक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप उस तरीके के कांस्टेंट और भी कैलकुलेट करोगे कि क्या होते हैं, किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और ट्विस्टिंग कपल, बेंडिंग ऑफ बीम, और ये आपको कैंटिलेवर्स एंड सेंट्रली लॉडेड बीम। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस है, ये हमें कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक के साथ कि इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो बेटा अब हमें स्टार्ट किसके साथ करना है, इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले जितनी भी इसके अंदर आपकी डेफिनेशन आएंगी, ठीक है, तो इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले जितनी डेफिनेशंस आएंगी हम वो पढ़ेंगे, इसके अंदर वो लिखेंगे, क्योंकि बिना डेफिनेशंस हम आगे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमें हर चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो पहले इसकी थ्योरी, क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया, सेकंड पेपर स्टार्ट किया था, तो सेकंड पेपर में भी थोड़ी कुछ तो थ्योरी भी तो देखी थी उसकी, है ना। तो इसकी जब तक ये इलास्टिसिटी आया, कब, क्यों आया, ये कैसे आया, ठीक है, जब तक ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी ना, तब तक फिर फ़ायदा क्या, है ना। तो देखो ये इलास्टिसिटी आपका कब आता है, पहले एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये कब हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा, हमने 9th या 10th में फोर्स का एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, फोर्स के चैप्टर में हमने ये देखा था कि एक सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, या एक टेबल ले ली, उसके ऊपर मैंने ये एक बॉडी रखी हुई है ए। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर मैंने बेटा एक बॉडी रख दी ए। ठीक है, और मैंने जस्ट क्या काम किया, इसको यहाँ से धक्का लगा दिया, यहाँ से कुछ नहीं लगाया। तो हमें ये पता है कि अगर, यानी कि क्या है, ये आपके फोर्स दो होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ना बेटा। तो अगर मैंने यहाँ से क्या किया, फोर्स लगा दिया, आपको पता है यहाँ से मैंने कोई फोर्स लगा ही नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि एक ये इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, ये तो हो गया बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से इसको फोर्स किया, पुश किया, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फोर्स नहीं लगा रही, तो ये जो बॉडी है वो आगे मूव कर जाएगी। यानी इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं, मतलब फोर्स जो लगा वो इसने लगाया, लेकिन इसकी जो शेप साइज थी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितना आपने लगाया वो इसको सरकाने में लगा दिया फोर्स। ठीक है, तो यानी कि इसको पुश करने
करने में वो फोर्स लगा दिया, चलो ठीक है भाई, इसका तो ये वाला सिस्टम हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह देती कि मैंने बैलेंस्ड फोर्स लगा रखा है, बेटा कैसा लगा रखा है, बैलेंस्ड फोर्स लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ से जितना फोर्स लगाया है ना, यहाँ से भी इतना ही फोर्स लगा दिया। अगर अब आपने इतना ही फोर्स इसके अंदर लगाया तो एक मैंने ऐसा इस चीज़ का ले लिया, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, तो अब ये तो पूरी कैसी हो गई, आपकी रिजिड बॉडी हो गई है ना। तो अगर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ तो मेरे दिख नहीं रहा कोई फोर्स, लेकिन इंटरनली इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो मूव कर रहे होंगे ना। तो अपने पास रबड़ भी होता है, रबड़ को अगर जैसे आपका इरेजर होता है, इरेजर को अगर आप ऐसे प्रेस करोगे, दोनों साइड से करोगे, तो आपको पता है वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि वो प्रेस हो जाएगा, यानी कि वो कैसा हो रहा है बेटा, डिफॉर्म हो रहा है, दोनों साइड उसके फॉर्म वो लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, बॉडी डिफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं कोई अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगाती हूँ, ठीक है, और बॉडी के ऊपर लगाने के बाद बॉडी कैसी हो गई, मेरी डिफॉर्म हो गई। अगर बेटा कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप साइज चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है, कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ गया बेटा, चेंज आ गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। और मैंने कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया इसके ऊपर, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये कहोगे मैडम हम तो बात कर रहे थे इलास्टिसिटी की, आप स्ट्रेस स्ट्रेन बता रहे हो, तो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन तो बन रहा है तभी तो बता रहे हैं, है ना। अब किसके बारे में बात कर रहे हो, इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इलास्टिसिटी क्या चीज़ हो गई, ये कह रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर जो ये फोर्स मैंने लगाए थे, बैलेंस्ड फोर्स, ये फोर्स मैं हटा दूं, ये फोर्स मैं हटा दूं, और इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स थे इस बॉडी के, ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर ले। अगर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो इसको डिफॉर्म कर रहा था, अगर मैं इसको हटा दूं और ये बॉडी मेरी दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलास्टिसिटी। और नहीं आया तो उसको बोलेंगे परफेक्ट रिजिड बॉडी। और जो ये मैं फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म हो रहा है, तो ये जो फोर्स हो गया, ठीक है, इस जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा डिफॉर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो वो डिफॉर्म करने में जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 आपकी डेफिनेशंस हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। पहले इन डेफिनेशंस को लिख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कल करेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस लिखो फटाफट से। हमने किस किस के बारे में बोला, रिजिड बॉडी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, डिफॉर्म फोर्स के बारे में, या फिर आप किसके बारे में, इलास्टिक फोर्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये 3-4 डेफिनेशंस हैं, आज के लिए इतनी करेंगे, ठीक है। तो पहले आप आ जाओ, इलास्टिसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या थी बेटा, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को जो आपने लगाया है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को जब इस पे से हटा दोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या रह जाएगी, ये ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। तो लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल condition when some external deforming forces acting on it are removed। अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ, जो मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए थे, उसके बाद वो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती हैं, उसको बोलते हैं देन दैट बॉडी इज कॉल्ड, या दैट प्रॉपर्टी लिख लो, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी, ठीक है। और रिजिड बॉडी, अगर वो कोई उस पर डिफॉर्मेशन ही ना हो उसके अंदर कोई, ठीक है, तो उसको रिजिड बॉडी या परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली रिजिड बॉडी की उसमें कुछ नहीं, हम उसको वो कर रहे हैं, तब वो बन रही है परफेक्टली, कि पूरी तरीके से वो उस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं लग रही, ठीक है। तो ए बॉडी
which doesn't undergo any deformation when subjected to external balanced force is called a perfectly rigid body। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, अब किसके बारे में भी लिखना था हमें? इलास्टिक फोर्सेस के बारे में भी तो बताना था, है ना। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते, फिर मैं उसको समझा देती हूँ। द इंटरनल molecular forces developed inside a body when deformed, which tends to restore the body to its original condition are called elastic forces। दैट मीन्स कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं जिससे वो डिफॉर्म हो रही है, तो उसके अंदर एक बैक ऐसा फोर्स बनता है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मतलब उसकी ओरिजिनल कंडीशन वो स्टोर करके रखे अपने। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इलास्टिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो वाली चीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर जैसे कोई भी क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का केस होता है ना। तो स्प्रिंग के उसमें भी तो यही वाले थी ना कि अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उसके अंदर आता है। F इज इक्वल टू -kx, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है, जो स्टोर करके रखता है उसका बैक, वो भी कि हाँ इतना उसने किया था तो वो बैक उसी में ही चला जाता है ना। ध्यान है ना आप लोगों को। तो वही चीज़, वो फोर्स हमारा क्या होता है? इलास्टिक फोर्स ही होता है। ठीक है, अब किसके बारे में लिखेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सा हो गया बेटा? जो कंप्लीट अपनी उसी पोजीशन को रिगेन कर ले। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होगी बेटा? जो कंप्लीट अपनी उस शेप को रिगेन कर ले। ठीक है, जब उसको फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं। ओके, तो इफ ए बॉडी completely regains its original shape and size on removing external deforming force acting on it। ठीक है, जब ये हो जाता है, जब वो पूरी अपनी पोजीशन रिगेन कर लेता है, उसको बोलते हैं देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज परफेक्टली, देन दैट बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और अगर नहीं कर पाता तो बिल्कुल भी उसको प्लास्टिक बॉडी बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो डिफॉर्म तो हो रहा है लेकिन मतलब अपनी पोजीशन को गेन नहीं कर पा रहा फिर वो। ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, वो तो रिजिड बॉडी हो गया, लेकिन डिफॉर्मेशन हो रहा है और कम्प्लीटली अपने उसको रिगेन नहीं कर पाया, तो मतलब कम्प्लीटली नहीं, वो कर ही नहीं रहा है। जितना हमने उसको स्ट्रेच कर दिया बस वो उतना ही रह गया, इतना सा रबड़ था, इतना स्ट्रेच कर दिया है ना, वो इतना ही रह गया, इतना तो आया ही नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपनी उसको ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर सके। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या हो गया बेटा? इफ ए बॉडी
has no tendency to regain its original shape and size even on removing the external डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अपना हो गया है। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन मैंने आपको बेटा यहाँ पे समझा तो दिया कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है तो स्ट्रेन बोलते हैं, और कितना डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे हो पर यूनिट एरिया के ऊपर उसको स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन ये और भी टाइप्स भी इसके हैं, तो कल के लेक्चर में उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने इलास्टिसिटी और आपको सिलेबस दिखाया है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए कल की लेक्चर देखना फिर। ठीक है, आगे के लिए तो एक बार इतने नोट्स बना लो, ये डेफिनेशंस हैं कुछ 4-5 आपकी। ठीक है, इनको नोट डाउन करना है आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।